शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सरकार ने नियम बनाया, उम्मीद जागी थी कि अब 9 साल बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी। लेकिन एक बार फिर ये मसला अदालत पहुंच गया और आखिर सरकार को अदालत में अंडरटेकिंग देनी पड़ी कि आगामी आदेश तक इस नियम के तहत, जो नए नियम बनाए गए हैं, इसके तहत पदोन्नतियां नहीं होंगी। इस बार एक बार फिर सपाक्स, वो संगठन जो अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए, जो अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वो सरकार के बनाए नए नियम के विरुद्ध न्यायालय चला गया। न्यायालय ने पूछा सरकार से कि पुराने नियम और इस नए नियम में क्या अंतर है। इसके लिए महाधिवक्ता ने समय मांग लिया और आखिर फिर एक नाउम्मीदी का बादल गहरा गया है। इन्हीं विवादों के चलते 9 साल में अनेकों कर्मचारी, लगभग 1 लाख होंगे, सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें वो पद नहीं मिले जिसके वो अधिकारी थे और आज फिर ये विवाद वहीं पहुंच गया, फिर गहराने लगा है। हाँ, इस बार एक अंतर ये आया है कि वो पक्ष जिसके अधिकारों में कटौती की गई है, वो जो SC/ST वर्ग वाला पक्ष है, जिसके पदोन्नति को लेकर, आरक्षण को लेकर विवाद था, जिसको लेकर न्यायालय ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर न्यायालय ने आदेश दिया था और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के विवेक पर यह निर्णय छोड़ दिया था कि राज्य सरकार अपने नियम बना सकती है और उस ढंग से पदोन्नति दे सकती है। लेकिन एक बार फिर उस वर्ग ने, जिसको पदोन्नति का लंबे समय तक लाभ मिलता रहा है और अन्य वर्ग उससे प्रभावित होता रहा है और अन्य वर्ग उसका विरोध करता रहा है, जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, लेकिन जो पदोन्नति में जिन्हें आरक्षण मिलता था, उन्होंने अपने अधिकारों में की गई कटौती पर तो समझौता कर लिया है। लेकिन लगता है कि दोनों वर्गों के बीच में अभी भी समन्वय का अभाव है और शायद जो नियम बने हैं उसको बहुत बेहतर ढंग से अभी भी नहीं समझा गया है। इस विषय में हम बात करेंगे सपाक्स के अध्यक्ष डॉक्टर KS तोमर से। डॉक्टर KS तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं आप इन सारी चीज़ों को और क्या विरोध है आपका? डॉक्टर तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो नमस्कार, धन्यवाद साहब। न्यायालय ने जो ये अभी जो अंडरटेकिंग दी है, न्यायालय में सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई है कि आगामी आदेश तक किसी भी तरह का पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, जो नए नियम बने हैं। सरकार ने, कोर्ट ने ये भी पूछा है कि पिछले नियम और नए नियम में क्या अंतर है। तो आप इसमें कोई अंतर देखते हैं या आप देखते हैं कि नहीं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है? लगभग पुराने नियमों जैसे ही है। पहले भी 36% आरक्षण दिया था, अभी भी 36% आरक्षण दिया गया है। और पहले भी ये व्यवस्था थी कि ये आरक्षित वर्ग के जो कर्मचारी हैं, वह यदि पहले पदोन्नति पाए जाते हैं तो अनारक्षित के पद घेर सकते हैं। जो रिजर्वेशन के थ्रू जो आते थे, जो रिजर्वेशन का फायदा लेकर जो रिजर्व पद पे आते थे, यदि वो पहले पदोन्नति पाए जाते हैं तो उनको, यदि वो सीनियर हो जाते हैं तो अनारक्षित का पद पे भी आएंगे और आरक्षित के पद जाएंगे। तो इसके कारण जो विसंगति पैदा हो रही है, मुख्यतः इसी कारण हो रही है। नहीं, जैसे जहां तक मेरी जानकारी है कि ये रोस्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया। तो चूंकि रोस्टर सिस्टम खत्म कर दिया गया, 2 × 2 = 4 के सिस्टम से कर दिया गया। तो चूंकि इससे कर दिया गया तो अब बहुत नीचे का कर्मचारी ऊपर पदोन्नत नहीं पा सकता। नहीं, दुगने तक का तो नीचे का आ जाएगा ना। या तो ये 4+4 जो है, ये होना चाहिए था कि 1.25 गुना होना चाहिए था, 1.25 गुना होना चाहिए था, तो शायद ज्यादा नीचे का नहीं आता। और नहीं तो 4+4 होने से ये है कि काफी नीचे का कर्मचारी जो आएगा, और वो यदि जो सीनियर हो जाता है तो आरक्षित के पद पे भी जाएगा और अनारक्षित के पद पे ही जाएगा। तो अनारक्षित के पद पे जो जाते हैं, उससे ये विसंगति पैदा हो रही है कि वह ऊपर के सभी पदों को घेर लेंगे जो है।
अधिकांश पदों को घेर लेंगे। और ये स्थिति सभी डिपार्टमेंट में हो चुकी है कि ऊपर के अधिकांश पद हैं, उन सभी पर केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी काबिज हो गए हैं और अनारक्षित वर्ग के सामान्य अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए कोई मौका नहीं रह गया है। नहीं, अगर ये जो भी अधिकारी हैं अब उनको भी बहुत कम समय होगा, रिटायरमेंट होगा आगे चल के, जो नियम है, जो अभी जो नियम बना है उसके हिसाब से एक तो रोस्टर सिस्टम खत्म हो गया। दूसरा ये भी सुनिश्चित कर दिया है सरकार ने कि 16% जो अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं और जो 20% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, 36%, और बाकी 64% जो है उसमें अनारक्षित वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। और उस 64% में अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं उसमें किसी भी प्रकार का अन्य जो ये जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं इनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा मेरिट की। नहीं, उसमें शामिल किया जा रहा है। ये इसी वजह से तो ज्यादा विसंगति हो रही है कि उनको इसमें पहले भी अलाउ कर दिया गया था और अभी भी अलाउ, तो वो एक जैसी चीजें। बस केवल जो पहले विचरण क्षेत्र ज्यादा था उसकी जगह पर कुछ विचरण क्षेत्र कम किया है, लेकिन इस विचरण क्षेत्र को और कम किया जाना चाहिए था। और दूसरे ये व्यवस्था की जानी चाहिए थी कि जो रिजर्वेशन से जो बाई रिजर्वेशन जो भी कर्मचारी अधिकारी जो सर्विस में आते हैं वह अनारक्षित के पद पर जो कि मेरिट के होते हैं उस पद पर नहीं जा सके। ये व्यवस्था इन नियमों में नहीं की गई है। इसके कारण ही बहुत ज्यादा जो विसंगति आ रही है कि सामान्य अन्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी जो पदोन्नति नहीं पा रहे हैं तो वह पुनः ये बरकरार रहेगा। देखिए, जैसे मैंने जो सरकारी स्तर पर जानकारियां हासिल की उसके हिसाब से पहले उन सभी लोगों को आरक्षण का लाभ मिल जाता था जो योग्य थे या अयोग्य थे, लेकिन उन्हें उनके लिए एक रोस्टर प्रणाली के कारण उन्हें एक पदों पर पदोन्नतियां मिलती जाती थी। लेकिन अब तो सीआर बेस्ड बना दी गई है। सीआर के बिना 40 कम से कम सीआर में छूट तो अभी भी दी गई है उनको। नहीं, सीआर में उनको 1 अंक की छूट तो अभी भी दी गई है एक्स्ट्रा बाकी लोगों की अपेक्षा। तो उनको सीआर में अब सीआर में उनको छूट दी गई है। दूसरा ये जो जानकारी मेरे पास है जिसको आप इनकार कर रहे हैं इसको आप अपने से भी पता कीजिए। नहीं, बिल्कुल हमने पता किया हुआ है, मेरे पास जानकारी है। आपकी बात हुई है सरकारी स्तर पर इसमें किसी से? हाँ, सरकार स्तर पर चीफ सेक्रेटरी साहब से बहस हुई है इस बात को लेकर जी, और वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। जानकारी ये है कि पहले अब SC ST का जो सूचियां हैं वो पहले वो बनेंगी और उसके बाद बाकी सारी सूचियों में 64% अनारक्षित वर्ग के लोग रहेंगे जिसमें SC ST के लोग जा ही नहीं सकते। उनको मेरिट नहीं, बिल्कुल जा पाएंगे। आपको ये गलत जानकारी दी है। चलिए, वो बिल्कुल जा पाएंगे उसमें और उसी की वजह से विसंगति हो रही है। चलिए, आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि ये विवाद फिर इसी तरह से गहराएगा, न्यायालय भटकेगा मामला? तो ये जो आरक्षण का लाभ, अब ये तो शासन के ऊपर है। शासन को पदोन्नति करने से तो रोका नहीं गया था ना जी। केवल जो जंप करके प्रमोशन, जो बहुत ज्यादा जूनियर लोग ऊपर चले गए थे जंप करके, केवल उन्हीं की बार जो रिजर्वेशन का फायदा लेके ऊपर गए थे उन्हीं को रोका गया था। बाकी सबके लिए तो पदोन्नति नहीं। आपको ये कैटेगरी के लोग भी पदोन्नति पा सकते थे। 9 साल ये विवाद चलता रहा है। 9 साल के बाद एक मौका आया। नहीं तो 9 साल तो सरकार ने जबरदस्ती किया। जब कोर्ट बार बार आदेश कर रहा है, कोर्ट बार बार बोल रहा है, उसके बाद भी सरकार ने नहीं माना। कितने लोग कंटेम्प्ट में गए, लेकिन सरकार ने पदोन्नति नहीं शुरू की तो नहीं शुरू की। एक्चुअली में कोर्ट की बात सरकार को मानना चाहिए थी। सरकार एक तरफा थी। डॉक्टर तोमर इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? कर्मचारी अधिकारी ही प्रभावित हो रहे हैं। नहीं तो प्रभावित कर कौन रहा है? सरकार के कामकाज पे प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हो रहे हैं इससे। नहीं, कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हो रहे थे। कर कौन रहा है प्रभावित? 9 साल तो सरकार रही, सरकार पदोन्नति नहीं कर रही। अगर यही और सरकार ने वहाँ पे कोर्ट में भी ये अपनी या तो अपना केस वापस ले ली थी सरकार। गलत नियम तो सरकार कोर्ट ने खारिज किए थे। या तो अपना केस वहां से वापस ले ली थी तो ये कोई मुद्दा ही नहीं रहता। केस वापस ले लेती तो गलत पदोन्नति जो पाए थे वो रिवर्ट हो जाते और स्थितियां सुधर जाती। सरकार की चीजों से, सरकार के नियम से, सरकार के कार्यकलाप से आपकी असहमति है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि ये विवाद इसी तरह से गहराता गया, 9 साल तक विवाद तो था ही, आने वाले वक्त में भी अगर इसी तरह के विवाद न्यायालय की सीढ़ियां चढ़ता रहा ये मसला,
तो फिर आने वाले वक्त में बहुत ढेर सारे लोग रिटायर हो जाएंगे, उन्हें पदोन्नति का नहीं, तो सरकार को न्याय तो सबके साथ करना चाहिए। सरकार के लिए तो सभी लोग बराबर हैं। सरकार ने सरकार को सब नियम बनाए, नहीं, जब सरकार को जब कोर्ट ने कह दिया कि आप पदोन्नति शुरू करें, तो सरकार ने पदोन्नति 9 साल तक जो हमारे जो नुकसान हुआ है, हम लोग उन्हीं पदों पर रिटायर हुए हैं, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और जिस अधिकारी ने जो इस प्रकार के कृत्य किए हैं कि पदोन्नति नहीं की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास वक्त की कमी है और आपने हमें समय दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की, लेकिन आपकी जानकारी में एक यही एक चीज महसूस हुई कि या तो जानकारी अभी भी पूरी तरह से विस्तार से सरकार आपको बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई, या आप जानकारी उस सरकार की दी हुई जानकारी को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, इस बात पे हमारी काफी चर्चा हुई थी मुख्य सचिव महोदय से, लेकिन इस बात को तैयार हुए नहीं। और लेकिन इसका लब्बो-लुआब यही है कि इन सब चीजों से अंततः कर्मचारी अधिकारी फिर प्रभावित होंगे, और चाहे जिस भी स्तर पर प्रयास किए गए हों। नहीं, अब हम लोग तो प्रभावित हुए ही हैं कि जिन पदों पे आए उन्हीं पदों पे रिटायर हुए। हमारे बैच के लोग जो डायरेक्टर बने और हम लोग जहाँ पे आए वहीं पे रिटायर हुए। हम लोग जो टॉपर थे वो भी वहीं पे रहे। कोई भी टॉपर आज की टॉप के पद पे नहीं है। जिन्होंने पीएससी टॉप की, एग्जामिनेशन टॉप की, वो सबके सब जिन पदों पे आए वहीं पे। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, इनका कहना है, जैसे हमारी जानकारी है उसको और विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ लोकेंद्र गुर्जर मौजूद हैं। लोकेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेंद्र इस विषय के जानकार हैं, समाज सेवी हैं, एक ऐसे संगठन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो ओबीसी वर्ग का संगठन है, उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें SC ST वर्ग के संगठन के लोग भी, उनके साथ जुड़े हुए वर्ग के लोग भी जुड़े हुए हैं, और समय समय पर न्यायालय की इस तरह की प्रक्रिया से वो जुड़े रहे हैं। तो लोकेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं, जैसे आपने सुना डॉक्टर तोमर ने कहा कि जो उनके जो अधिकार हैं अभी भी उन्हें नहीं मिले उस तरह से, और पदोन्नति वो लोग ज़्यादा पा जाएंगे जो आरक्षित वर्ग के हैं, वो ज़्यादा पदोन्नति पा जाएंगे। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के लिए चर्चा में सम्मिलित करने के लिए मुझे बुलाया, और ख़ासकर मैं आपके चैनल सबकी खबर का भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि जब भी पिछड़ों की, अनुसूचित जाति, जनजाति की कोई भी विषय की बात आती है तो आप सर्वप्रथम उसको कवर करते हो। देखिए, हम तो सबकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं जिसकी आवाज़ नहीं उठती। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भी किसी भी वर्ग का हो सकता है। हम इसलिए आपका आभार करते हैं कि आप ऐसे विषयों पर तुरंत चलिए, ये अगर मैं विषय पर आऊँ, आपसे बिल्कुल विषय पर आऊँ, तो इसमें क्या अलग है, न्यायालय ने पूछा है, देखिए क्या अलग है उस नियम में और इस नियम में। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 9 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद से प्रमोशन में रिजर्वेशन रुका हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने स्टेट प्रमोशन में रिजर्वेशन क्या, पूरा प्रमोशन ही रुक गया, पूरा प्रमोशन ही रुक गया। रिजर्वेशन तो रुका, पूरा प्रमोशन ही रुका। प्रमोशन रुका तो लोगों की भर्तियां रुकी, लोगों को नए रोजगार नहीं मिले, सब चीजें रुक गई थी। लेकिन उसके बाद ये नई उम्मीद जागी, नए नियम बनाए गए। लेकिन जो मैं दोनों नियमों में अंतर जो न्यायालय ने भी पूछा है, उसी सरकार से पूछा है कि क्या अंतर है, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ। जी, जिस तरीके से उस दिन हाईकोर्ट की बहस में हाईकोर्ट ने ये पूछा यहाँ के एडवोकेट जनरल से कि आप ये बताइए कि पहले नियम और अभी के नियमों में अंतर क्या है, आप उस पर अपना जवाब प्रस्तुत करिए, नहीं तो हम आपको स्टे दे देंगे। तो ये मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूँ, आप मुझे अंतर बिल्कुल। तो सबसे पहले हम उसमें अंतर ये बताएंगे कि सबसे पहले इसमें रोस्टर खत्म कर दिया। जी, पहले क्या होता था कि रोस्टर होता था कि पहली सीट अनरिजर्व है, फिर उसके बाद SC है, फिर उसके बाद ST है, फिर अनरिजर्व है, ऐसे रोस्टर होता था, ये सीटें फिक्स होती थी। तो रोस्टर ही खत्म कर दिया। आप ये देखिए, रोस्टर से क्या प्रभाव पड़ेगा? रोस्टर से पूरा अनुसूचित जाति, जनजाति, SC और ST के रिजर्वेशन की जो सीटें फिक्स थी वो तो खत्म हो गई। उसके अलावा उन्होंने जो DPC बनाई है उसमें ये कर दिया है कि जब सीटें खाली होंगी ऊपर तभी DPC होगी, यदि सीटें खाली नहीं होंगी तो DPC नहीं होगी। और आपको मैं इसमें एक सबसे बड़ा अंतर बताता हूँ। जब रोस्टर होता था तो ये था कि आपको SC और ST के व्यक्ति कहीं से ढूंढ के लाना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि 100 सीटें हैं, 100 में 64 अनरिजर्व हैं जिसको अपन अनारक्षित बोलते हैं, और 34 सीटें 20 ST और 16 SC की रिजर्व हैं। तो जब इसकी DPC होगी, हम मानते हैं कि यदि 20 सीटों के लिए 36 सीटें रिजर्व में, 20 अनुसूचित जनजाति की और 20
जाति की। अनुसूचित जाति की। जी। जब कहीं इसके लिए जब प्रमोशन के लिए जब डीपीसी मानते हैं कि पटवारी से आरआई के लिए प्रमोशन होना है और 30 लोगों का प्रमोशन होना है पटवारी से आरआई के लिए, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो इन्होंने जो उसका रखा है 2 × 2 + 4 ये फॉर्मूला रखा है उन्होंने कि जो सीटें हैं उसके 2 गुना, जैसे 10 सीटें हैं 10 के 2 गुना 20 और +4 मतलब 24 तक ही आप व्यक्ति को ढूंढ के ला सकते हो। इसके अलावा आपको यदि अनुसूचित जाति जनजाति का पहले आप व्यक्ति कहीं से मिलेगा, भी रोस्टर में कहीं से भी ले आ सकते आपको थे। 100 तक यदि व्यक्ति हाँ, मिलता था जी। तो आपको लाना होता था, क्योंकि रोस्टर को आपको भरना है। 100 मैं अपने आप दर्शकों को समझा दूं कि ये एक सूची बन जाती थी कर्मचारियों अधिकारियों की, और उसमें कोई व्यक्ति बहुत कनिष्ठ भी हो, बहुत नीचे भी हो, लेकिन वो आरक्षित वर्ग का होता जी। था, तो उसको पदोन्नति का लाभ दे दिया जाता था, उसको पदोन्नति का लाभ मिलता था। क्योंकि रोस्टर में आपको वो भरना अब है। लेकिन अब ये सीमा तय कर दी गई है कि मान लीजिए 100 में 24 नंबर तक को ही लाभ मिलेगा, अब बाकी लाभ नहीं मिलेगा। जी, जैसे 24 तक हुआ तो आप ये बताओ कि पहले की अनारक्षित जो सीट्स हैं पटवारी वो तो 64 तक हैं, तो 64 तक वो तो 24 के बाद तो ले ही नहीं पाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये हुआ है इसके साथ में कि ये तो मतलब चिन्हित कर दिया। दूसरा, पहले ये होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट बनेगी, उसके बाद अनारक्षित की बनेगी। तो पहले जो अनरिजर्व जो रिजर्व सीट्स पे जो लोग जो एससी और एसटी के जो लोग होते थे, यदि उनकी डीपीसी बहुत अच्छी है, सीआर उनकी बहुत अच्छी है, वो टॉप करते थे, वो अनारक्षित की सीटें ले उसमें लेते, भी लाभ मिलता था, उन पर लाभ ले लेता। लेकिन अब क्या होगा, जब अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट पहले बन जाएगी, वो भले ही टॉपर है लेकिन उसको पहले किस में समायोजित कर देंगे, उसकी खुद की जो 20% है, जो 16% है, तो जो मेन टॉपर हैं वो तो उसमें समाहित हो गए, जो उनकी खुद की सीटें 20% उनको उसी दायरे में रख दिया, उसी दायरे में रखा। अब बनेगी अनरिजर्व, मेरिट में लाभ नहीं मिलेगा, मेरिट में अब बनेगी अनरिजर्व की। अनरिजर्व में जो टॉपर थे वो तो चले गए, अब अनरिजर्व में जो टॉपर होंगे वो तो अनारक्षित ही होंगे ना, वो सामान्य के ही होंगे ना, तो उनको ज्यादा मौका मिलेगा। डॉक्टर तोमर अभी कह रहे थे, जब हमने चर्चा की थी, डॉक्टर तोमर ये कह रहे थे कि जैसे वो अपने ही वेटनरी विभाग का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग आरक्षित वर्ग के हैं। बिल्कुल, उन्होंने 17 का कोई उदाहरण दिया था, तो लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा। अब मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। उसमें जब वो नौकरी में जाता है तो उसका आप क्या कर सकते हो, इसका एक ही उदाहरण, या तो उनको नौकरी से निकाल दो, या फिर आपको नौकरी में ज़्यादा आना चाहिए, तो आप नौकरी में नहीं आएंगे, तो इसमें उनकी गलती थोड़ी, अनुसूचित जाति जनजाति की गलती है कि आप नौकरी में क्यों नहीं आए। यदि उनके 17 लोग इस समय नौकरी में हैं, पहले यदि लिस्ट बनेगी तो अनुसूचित जाति जनजाति की बनेगी, जो टॉपर रहेंगे वो उसमें समायोजित होंगे, फिर लिस्ट बनेगी अनारक्षित की। 21 पोस्टों पर जैसा वो बता रहे थे प्रमोशन होना है। आपका ये कहना है कि इससे जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको नुकसान हुआ, उन्हें एक दायरे में रख दिया, 100% एक दायरे में रख दिया है कि उससे, और उनको मेरिट लिस्ट का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो चाहे जितने योग्य हो, कितने भी योग्य बंदे रहे, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में उनको लाभ नहीं मिलेगा, लिस्ट में लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि नौकरी में ज्यादा है, वरिष्ठता का भी ध्यान नहीं रखा जाएगा उसमें, इसलिए कि उनको वरिष्ठ उसी सूची के अंदर माना जाएगा जितने प्रतिशत उनको लाभ मिलना है। बिल्कुल। चलिए, तो दूसरा ये कि लेकिन ये जो चीजें हैं जी, इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि वो ये क्या है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था 2006 के में, एक एम नागराज का डिसीजन आया था। एम नागराज में 3 चीज़ों को उन्होंने, उससे 3 एम नागराज में तो उसको करेक्ट कर दिया था, उससे पहले एक डिसीजन आया था, उसमें प्रमोशन में आरक्षण की 3 चीज़ देखना है, एक बैकवर्डनेस, दूसरा इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा एफिशिएंसी। लेकिन एम नागराज में भी ये कर दिया था कि एससी एसटी है तो वो बैकवर्ड है ही, तो बैकवर्ड शब्द को हटा दिया था। फिर उसके बाद आप आओ, एम नागराज में भी हटा दिया था। उसके बाद आप जनरल सिंह जो अपना अभी 2022 में डिसीजन आया, उसमें भी 2 ही चीज़ों पे उन्होंने बोला था कि इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन और एफिशिएंसी, इन 2 को ध्यान में रखते हुए आपको प्रमोशन देना है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तो है ही, इफिशियंसी, कार्यकुशलता और कार्य क्षमता, वो तो उस आधार पे हो ही रहा है, तो फिर बचा क्या है, उसी आधार पे तो आप डीपीसी करोगे। उसी तो आधार पे अब आपको क्या लग रहा है, आप तो दोनों वर्गों के संपर्क में हैं, आप दोनों की पक्ष की बातें करते हैं, बिल्कुल, आप कोई मध्यस्थता करने वाले हैं आप लोग, बिल्कुल, या आप लोगों को शायद वो जानकारी उनको ठीक से नहीं, बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आज ये लड़ाई जिस तरीके से जो होना चाहिए, मैं इस बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे अजाक्स है,
अजाक्स को तो बल्कि इस पे रोक उनको और ज़्यादा लड़ाई लड़ना चाहिए था कि भाई हमारा तो रोस्टर खत्म हो रहा है, सब चीज़ें हो रहा है। आप तो पिछड़े वर्ग के लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। हम पिछड़े वर्ग के कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने लेकिन उसको समझौता किया। ऐसे ही मैं सपाक से भी निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि सबके हित की बात है, इसे ओबीसी की बात नहीं है कि आप भी कुछ चीज़ों पे आइए, आप बात करिए। आप जब तक इस पे आप प्रमोशन नहीं होगा तो नई भर्ती नहीं मिलेंगे। आपको क्या लग रहा है अगर इसी तरह का विवाद खिंचता रहा तो ना तो प्रमोशन हो पाएंगे, जो सीटें जो जिन लोगों को जिस पोस्ट पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाएंगे, और जो लोग अभी बेरोजगार रोड पे घूम रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जब सीटें खाली होंगी तब तो वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज आएंगी तभी तो भर्ती होगी। तो हमारा यही कहना है कि आप इसको समझौता निकालिए, आपको जो हक अधिकार है, जो आपको प्रमोशन इस प्रदेश में मिलना चाहिए वो आपको मिले, सामंजस्य बिठा के एकता के साथ में काम करिए। लेकिन वक्त की कमी है, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सपाक्स के प्रतिनिधि से बात किया, उनकी बात आपको सुनाई भी, अजाक्स के प्रतिनिधियों से भी मैंने बात की, और अजाक्स की ओर से जो कहा गया, उनकी ओर से यही कहा गया कि तकरीबन 2 लाख लोगों को भर्ती का अवसर मिलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, और इसके अलावा बहुत लंबे समय से जो चीज़ अटकी हुई है, रुकी हुई है, एक रास्ता खुलेगा। इसलिए हमारे अधिकारों में बहुत ढेर सारी कटौती कर दी गई है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम सरकार के इस निर्णय पे हमने सहमति दी है, हमने कोई विवाद नहीं खड़ा किया है। वहीं सपाक्स का कहना ये है कि अभी भी लाभ आरक्षित वर्ग के लोगों को ही मिलेगा, उनके हितों का लंबे समय से जो उनके हितों का नुकसान हो रहा है, उनके अहित हो रहा है, वो जारी रहेगा। लेकिन मैंने जितना कुछ समझा है कि यदि जिस तरह से डॉक्टर तोमर उदाहरण दे रहे थे, यदि आज कोई आरक्षित वर्ग का वरिष्ठ पद पर है तो उसे तो लाभ मिल सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में जब आरक्षण लगातार होना शुरू हो जाएगा तो आने वाले वक्त में अनारक्षित वर्ग को ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे आरक्षित वर्ग को अब लाभ जितना पहले मिलता था उसके मुकाबले काफ़ी कम हो गया। और दूसरा ये कि इस विवाद से बहुत लंबे समय से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, जिन्हें कई बार पदोन्नति का लाभ मिल जाना चाहिए था, उन्हें नहीं मिला, उसमें से बहुत सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो ये विवाद सरकार ने एक कोशिश की थी कि ये विवाद समाप्त हो जाए। सरकार ने सभी प्रतिनिधियों से बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाला था, एक ऐसा रास्ता निकाला था, लगता था, उम्मीद ये थी कि वो सर्वमान्य होगा, लेकिन एक पक्ष फिर बिगड़ गया, न्यायालय चला गया। लेकिन बातचीत से बहुत ढेर सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। देखते हैं न्यायालय का क्या रुख होने वाला है आने वाले वक्त में। सरकार क्यों नहीं अंतर बता पाई कि इस नियम और उस नियम में क्या अंतर है, किसको लाभ किसको हानि, ये नहीं सरकार ने समय ले लिया है बताने के लिए। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में सरकार इसको बताएगी, बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और दोनों पक्षों के बीच में एक समझौते का बीच का अच्छा रास्ता निकलेगा। तभी मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों का भला होगा, वरना वो जिस पद पर भर्ती हुए थे उसी पे रिटायर हो जाएंगे। सरकारें एक पिछला दरवाज़ा अपनाती हैं, कुछ लोगों को सेवा वृद्धि दे देती हैं, लेकिन इससे भला नहीं होने वाला है। जो यंग ब्लड है, युवा लोग हैं, उनको भर्ती के अवसर नहीं मिल रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि अगर वो इसमें सफल हो गई तो तकरीबन 2 लाख नए पदों का सृजन होगा, नए लोगों को भर्ती का अवसर होगा और जाहिर है मध्य प्रदेश के ही बेरोजगारों का ज़्यादातर इससे लाभ होगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।